बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कनाडा में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानीज देख रहे हैं प्राइम कनाडा टीवी और मैं हूं इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रीबिल्ड नेशन के साथ। पाकिस्तान की जब हम तामीर नौ की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान के मसाइल की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो उसमें तालीम एक ऐसा पहलू है कि जिसको ज़्यादातर लोग पॉइंट आउट करते हैं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है अगर उसको फिक्स कर दिया जाए, अगर उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर लिया जाए और लोगों को एजुकेट कर दिया जाए, तो वी कैन ब्रिंग ह्यूज चेंज इन पाकिस्तान और पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। तो आज हमने सोचा कि इस हवाले से डिस्कशन होनी चाहिए कि क्या वाकई पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कोई रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं और वो क्या हैं, और क्या वाकई उनको इम्प्लीमेंट करने से पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है, किस्मत जाग सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि बेशक जैसे अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी हमें ये हुक्म मिलता है कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े, मिनल महदे इलल लहद, माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करना चाहिए। उसमें यकीनन कोई दो राय नहीं है कि तालीम ही है जो इंसान की या किसी मुल्क की किस्मत बदल सकती है। लेकिन इश्यूज कहाँ हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, उनको आज हाईलाइट करने के लिए, उनके कुछ सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए आज हमने एक एजुकेशनिस्ट जो है हमारे स्टूडियो में हमने उनको मदऊ किया है। जनाब इमरान खालिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तकरीबन आप पिछले 20 साल से शोबे तालीम से वाबस्ता हैं, तो आज हमने सोचा कि जो हर कोई जब पाकिस्तान में सिस्टम बदलने की बात करता है तो तालीम पर सबसे पहले बात आती है कि पाकिस्तान में चूँकि तालीम नहीं है लिहाजा यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर मसाइल हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या रिफॉर्म्स हैं? क्या हम ऐसा जादू कर सकते हैं कि वो 70 साल से जो किस्मत नहीं बदली है वो अचानक से बदल जाएगी? देखिए, मसाइल तो है। मसाइल इस लिहाज से हैं क्योंकि हमारे पास जो है कि वो एक तालीमी निज़ाम नहीं है। एक तालीमी निज़ाम नहीं है, मतलब जिसके पास जिस हिसाब से जिसकी अर्निंग है उसके हिसाब से वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। अब जो स्कूल्स भी हैं वो बहुत से ऐसे बन गए हैं कि बहुत हाई लेवल के स्कूल्स बहुत ज़्यादा हो गए, जिनकी फीसें जो हैं आप समझिए 1 लाख रुपये माहाना पे भी आ गई हैं। और ऐसा स्कूल भी चल रहा है कि जिसकी स्कूल की जो माहाना फीस है वो 500 रुपये भी चल रही है। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, पाकिस्तान के जितने भी बड़े नाम गुजरे हैं वो सब गवर्नमेंट स्कूल से, ज़्यादातर मेजॉरिटी जो वो गवर्नमेंट स्कूल से निकली है। यानी टैलेंट तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, मगर उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो चले वो वाली बात हो गई कि एक सिस्टम नहीं है तालीम का। एक सेंट्रलाइज सिस्टम की अगर बात करता हूँ तो सेंट्रलाइज सिस्टम तो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए कि जो पाकिस्तान में कराची से लेके पंजाब तक या कलाम तक जो है K2K वो एक ही निज़ाम तालीम चल रहा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। मल्टीपल हमारे पास निसाब चल रहे हैं, मल्टीपल करिकुलम हमारे पास चल रहे हैं। तो आप उस सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें या आप उस स्टेटस वाले तालीम की सेंट्रलाइज या एक होने की बात कर रहे हैं कि जो एक 500 रुपये महीना वाला और एक 1 लाख रुपये महीने वाला जो सिस्टम है, आप उसको सेंट्रलाइज करने की बात करें? मैं तो ये कह रहा कि मेरा मकसद ये है कि तमाम स्कूल जो है ना उनको इस तरीके से उनका मियार कर दिया जाए कि एक ही जैसा स्टैंडर्ड हो। अगर कोई बड़े आदमी का बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी उसी जगह पे पढ़ेगा अगर किसी सरकारी स्कूल में, तभी तो सरकारी स्कूल का मियार बेहतर होगा। अच्छा, सरकारी स्कूल के मियार के हिसाब से जब बात करते हैं तो ऐसी वीडियोस हमारी नजरों से गुजरी हैं कि जब उनसे कौमी तराना सुनाने को कहा गया तो टीचर्स को, जो कि गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, उनको कौमी तराना तक याद नहीं। वो यकीनन कहीं इंटीरियर अंदर सिंध और कुछ रिमोट एरियाज के लोग थे, लेकिन वो एहतजाज कराची के अंदर कर रहे थे, तो एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। बट अगर मैं आज कहूँ कि आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करा दें तो क्या आप इसके हक में होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी बीच में मैंने आपसे यही बात की ना कि जब तक वहाँ का मियार बेहतर ना हो। जैसे पहले ज़माने में जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे वहाँ पढ़ाई का रुझान इतना अच्छा था कि जब स्कूल की टाइमिंग खत्म हो जाती थी तो वो जो उस्ताद होता था बच्चों को बुलाता था दोबारा कि भाई आओ, तुम कमजोर हो पढ़ाई में, दोबारा शाम में मेरे पास आके पढ़ो। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। तो जब तक किसी इस तरह का स्टैंडर्ड बेहतर नहीं होगा तो कोई भी उसको हमारे पास आज अगर पढ़ाने वाले ही मौजूद नहीं है तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक पीले स्कूल का, एक काले स्कूल का, या जिसको आप गवर्नमेंट स्कूल कह लीजिए, उसमें कोई पढ़ाई का
निज़ाम मायार हो सकता है। कराची की अगर मैं बात करूँ, मैं भी अगर बाहर ना निकलूँगा, मैं सिर्फ कराची की बात करता हूँ, तो कराची के अंदर भी जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ नर्सरीज लगी हुई है या वहाँ पर कोई आता नहीं है, वहाँ बच्चे हैं ही, वो तो जस्ट एक प्लॉट कवर हुआ हुआ है समहाउ, और नाम का एक स्कूल है जिसके नाम पे हो सकता है कि शायद कोई गवर्नमेंट से फंडिंग भी निकल रही है। असल में सर उसकी वजह ये है कि जिन इलाकों में गवर्नमेंट के स्कूल्स खुले हुए हैं वहाँ पे गुर्बत की निचली सतह पे लोग रह रहे हैं, तो उनके जहन में ये होता है कि बच्चे को तो पढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर, क्योंकि हमने भी बल्दिया टाउन कराची के अंदर एक जगह है रशीदाबाद में, वहाँ पे हमने भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन करवाई है। मेरे वालिद साहब ने खोला था, तकरीबन 20 साल स्कूल वहाँ पर रन किया है। अभी उनके इंतकाल के बाद उस स्कूल को हमने बंद किया। तो वहाँ पर शुरू में इनिशियल स्टेज पे जब हम वहाँ पे स्कूल खोला था, तो वहाँ पे बच्चा पढ़ने के लिए एक भी नहीं आया, यानी पहले महीने में हमारे पास एक भी बच्चा वहाँ पे ना था, नहीं एडमिशन। अच्छा, वालिद साहब ने जब वहाँ पे अवेयरनेस दी कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, बड़ा आदमी बनाना है, तो उनका जवाब ये था भाई कि हमारा जो बच्चा है वो तो जाएगा ठेले पे, और जो हमारी बच्ची है वो जाएगी घर पे काम करने के लिए, तो आप इनके बदले में हमें पैसे दे दो तो हम बच्चे को पढ़ने के लिए भेज देते। तो उसमें वहां पे गुर्बत की सतह इतनी नीचे हो गई है कि वहां पे लोगों के जहन में पढ़ाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे पढ़ाने के लिए टीचर ही मौजूद ही नहीं है, कि ऑन पेपर तो टीचर है लेकिन वहां पढ़ाने के लिए कोई मौजूद नहीं है। तो ये दो वजूहात है जिसकी वजह से जो है वहां पे पढ़ाई का मियार बेहतर हो तो बच्चे को लोग भेजने के लिए तैयार हो, क्योंकि उनके जहन में ये है कि जब बच्चे को मैं स्कूल में दाखिल करता हूँ, अपनी एक दिहाड़ी को मारता हूँ, उसके बाद भी बच्चा अगर वहां पर जाके पढ़ता नहीं है और सिर्फ टाइम जाया करता तो फायदा क्या इसको वहां करने का, यहाँ से 4 पैसे ही आ जाएंगे। अच्छा, जो ये निज़ाम तालीम हमारे यहाँ जो डिफरेंट है कि सिंध में अलग किताबें हैं, पंजाब में अलग किताबें हैं, और भी कई हम बोर्ड्स के नाम सुनते हैं कि उसकी करिकुलम हमारे यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड की किताबें होती हैं कहीं और इस तरह की। इसकी जो रूट कॉज है या ये प्रॉब्लम कहाँ से जन्म लेती है, कहाँ से आई है, इसके हवाले से आप कोई साइड से? असल में ये हमारे ये हुआ कि जब पाकिस्तान बना तो जो चीज़ें चलना शुरू हो गई, तो आज वो 72-73 साल चलने के बाद भी वो उसको छेड़ने को तैयार नहीं है कोई भी। ठीक है, सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई उसको सही करने की तो कोशिश करो। अगर एक वक्त था कि अगर आप एक छोटी सी मिसाल ले लें कि पहले जो होता था कि ऑपरेशन जो होता था बड़ा खतरनाक होता था, ऑपरेशन का नाम ही सुन के इंसान घबरा जाता था कि भाई आंख का ऑपरेशन है। अब अगर आप मोतिये का ऑपरेशन कराने के लिए जाएं तो वो आपको लेजर दे कर देगा, बोलेगा भाई जाओ ऑपरेशन हो गया आपका। तो इस तरह की जो चीजें जब आपने देखें जिद्दत वाली चीजें आई तो आप उसको यूज कर रहे हो, तो आप दूसरी चीजों में भी उसकी इंप्लीमेंट करो। एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर एक चीज उस वक्त शुरू हो गई थी कि भाई पंजाब बोर्ड अलग है और आपका केपीके में अलग तालीमी निज़ाम है, कराची के अंदर अलग तालीमी निज़ाम, सिंध के अंदर अलग तालीमी निज़ाम है, तो आप उसके अंदर तब्दीली तो लेकर आओ कि एक ही कर दो। अच्छा, बच्चों के पढ़ने के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि आज ठीक है, वो फैमिलीज हैं जो कि अफोर्ड कर सकती हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं, उन्होंने एक टारगेट सेट किया हुआ है अपने बच्चों के लिए कि जी आपको बड़े होकर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है, वट एवर, जो या बाज़ वक़्त इस हद तक अवेयरनेस है कि बच्चा खुद अपने लिए डिसाइड कर रहा होता है कि उसने फ्यूचर में किस डोमेन को चूज़ करना है, अपना जो करियर है वो किस डायरेक्शन में बनाना है। लेकिन जब हम मेजॉरिटी पे बात करते हैं तो मेजॉरिटी तो पाकिस्तान की जो है वो अनफॉर्चुनेटली लिटरेसी रेट ही इतना नहीं है, तो मेजॉरिटी जो है वो तो इलिटरेट है। तो अगर मैं शहर के लेवल पे बात करूँ, कराची के लेवल पे बात करूँ, तो बच्चों में तालीम हासिल करने का जो रुझान है उसमें कुछ लोगों का कहना है कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता कुछ कमी आती जा रही है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? सर बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। उसकी कुछ वजूहात है। वजूहात ये है कि हमारे यहाँ जो मतलब एशियन कंट्रीज़ में ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि जो नई इन्वेंशन होती है तो उसका जो इस्तेमाल होता है वो हम लोग ज़्यादातर नेगेटिविटी के तौर पर ही करते हैं। अब जैसे आप ये देख लेंगे टैबलेट आ गया, कैमरे वाले मोबाइल्स आ गए, तो अब बाहर मोबाइल में बच्चा इससे क्या करता है, गूगल में अपने नोट्स बनाता है और उसके बाद उसको सर्च करता है, मुख्तलिफ चीज़ें नॉलेज अपनी गेन करने के लिए करता है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या सिस्टम होता है, हमारे यहाँ मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब सबकी नहीं कर रहा, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। फिर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि उसमें वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, जो तरह तरह के गेम्स आए हैं आजकल, वो गेम्स खेल रहे होते हैं या मूवीज़ देख रहे होते हैं। तो इस तरीके से जैसे फेसबुक है, सोशल मीडिया है, ये अपना यूज़ कर रहे होते हैं बच्चा। तो जब बच्चा उस तरफ की तरफ लगेगा तो डेफिनेटली उसका पढ़ाई पर रुझान कम होगा, क्योंकि आजकल जो कल्चर है जो शुरू हो गया है यहाँ पे कि जैसे पहले ज़माने में ये होता था कि मगरिब के बाद निकलना अलाउ नहीं है। अब बच्चा जो है वो रात गए तक बाहर रह रहा है। कुछ बच्चे, सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे साथ रह रहे हैं, कुछ घरों के माहौल में मतलब इतनी आज़ादी हो गई।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स अब ऐसे भी हो गई है, लड़कियों के अंदर भी अभी आ गया कि भाई रात भर जाग रहे हैं, सुबह सो रहे हैं। तो आप जब सुबह सोओगे और आप उठोगे दोपहर में, तो आपको तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। लेकिन जो आपने टैबलेट की बात की, जब आपने मोबाइल्स की बात की, देखिए मैं खुद अगर बात करूं कि अगर मैं अपने बचपन को देखता हूँ तो हमें याद है कि हम मोहल्ले में खेला करते थे। बिल्कुल। कौन सा खेल है जो हमने नहीं ना खेला, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत की। हम उस जमाने में स्कूलों में स्पीचेस के मुकाबले हो रहे हैं, तो नाटकों के मुकाबले हो रहे हैं, कदम के मुकाबले हो रहे हैं, गेम्स जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट हुआ करते थे। आज अगर मैं बात करूँ, आज मोहल्ले के लेवल पे क्या, बल्कि शायद एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो ग्राउंड की तादाद है वो ना होने के बराबर है। और जो है भी वो भी ऑक्यूपाइड है कि या तो उन्हें किसी बासर शख्सियत ने जो है वो एक मखसूस तौर पे उसको चूंकि उसको ओन कर रखा है, लिहाजा वहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक लोग जा सकते हैं, खेल सकते हैं, वो सबके लिए ओपन नहीं है। या फिर वो जगह खेलने के लायक ही नहीं बची है, या वहाँ पर इस तरह के असर रसूख है कि जी यहाँ पर ये गेम खेला जा सकता है, वो गेम नहीं खेला जा सकता। अगर मैं याद करूँ तो हमने तो एक ग्राउंड के अंदर फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट एक साथ होते भी देखी है। आई होप कि आपको भी याद होगा कि ये चीज़ें पहले, मतलब यानी इसको रिसोर्सेज कम पहले भी होती थी, लेकिन उसको इस्तेमाल करने पर इस तरह की पाबंदियां, इस तरह के मसले मसाइल नहीं थे जैसा कि आज है। तो आज जो बच्चा है वो मजबूर है कि वो इन आर्टिफिशियल चीज़ों का सहारा ले। जिस तरह से बच्चों की किडनैपिंग के वाकयात हुए हैं शहर के अंदर, तो माँ बाप भी आजकल नहीं चाहते कि वो अपने यंगस्टर्स को, अपने बच्चों को जो है वो घर से बाहर खेलने के लिए भेजें। वो कहते हैं कि नहीं ठीक है जी, घर में बैठा है, टीवी देख रहा है, टैबलेट यूज़ कर रहा है, बट ये एटलीस्ट हमारी नज़रों के सामने है और हम मुतमईन है कि ये कहीं खुदा न खास्ता कहीं जा नहीं रहा या किसी गलत एक्टिविटी में नहीं है। तो कई चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट मिलके हमारी जनरेशन को मोबाइल और गैजेट्स की तरफ ले गया है। और फिर ऊपर से अब जो कोविड आया है तो उसमें जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो तब उन लोगों को भी गैजेट्स पर लेकर आ गई हैं जो उस तरफ नहीं जाते। तो ऐसी सूरत हाल में सोल्यूशन क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से जो है डिटेल वाइज इस बात को कहा है, तो उसमें मैं सिर्फ एडिशन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे को नुकसान है। आप ये नोट करें कि जैसे जो हमारा वक्त था, आपने बात की, मैं अपने वक्त में आप जो बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ऐड करूंगा कि एक एक ग्राउंड के अंदर, आपने कहा हॉकी वगैरह होती, एक एक ग्राउंड के अंदर 3-3 4-4 हार्ड बॉल के मैचेस हो होते थे कि 3। अब वो कहाँ से आके बॉल लग रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता होता था, लेकिन हम खेल रहे होते थे, ठीक है। लेकिन आप उस वक्त के जो लोग हैं उनको आप देख लें कि जो क्रिकेट खेलते थे या जो भी एक्टिविटी करते थे, तो अब जो बच्चा है जो अपने गैजेट पे आके बैठा हुआ है और घर बैठे एक्टिविटी कर रहा है, तो क्या फर्क आया? सबसे पहले वो थोड़ा सा चलता है, सांस फूल जाती है। सेकेंडली, छोटी सी उम्र में कमर की दर्द के में मुब्तला हो जाता है, ये कभी बीपी का शिकार हो गया। यानी कि आप सुनेंगे 16-17 साल की उम्र के बच्चे हैं और 18 साल के उनको बीपी हो रहा है। क्यों? रात भर जाग रहे, सुबह नहीं कर रहे। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि आपके पहले हमारे वक्त में ये होता था कि भाई जो ग्राउंड है जिसको खेलना जाके खेल ले। अब ग्राउंड की जो आपने बात की कि 62 लोगों के पास चला गया है, 62 लोगों के जाने के बाद अलावा एक चीज ये भी हो गया कि डीएमसी की सतह पे या जितने भी टाउन की सतह पे जो ग्राउंड है उनका अब रेंट हो गया है, जो कि पहले रेंट नहीं होता था। अब आप देखिए कि एक शहरी का हक है ना। देखिए, मैं अगर एक पाकिस्तान का एक शहरी हूँ और मैं टैक्स पे करता हूँ, मैं तमाम अपने जो लाइबिलिटीज हैं उनको पे करता हूँ, तो फिर हुकूमत का ये फ़र्ज़ है, हुकूमत वक्त का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मेरे बच्चे को खेलने के लिए, मुझे पीने के लिए साफ़ पानी देगी, मुझे रहने के लिए, मुझे चलने के लिए सड़कें देगी, मेरे बच्चे को खेलने के लिए ग्राउंड देगी। अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें छोड़ दे, पीने का साफ़ पानी नहीं है। कराची का ही पानी जो है वो कराची में आकर बिक रहा है, पाइपलाइन के थ्रू नहीं आ रहा, टैंकर के थ्रू आ रहा है, बिल्कुल बिक रहा है, और आप वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बिल भी भरते हैं और टैंकर के पैसे भी देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अब ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सूरत हाल है, और इसमें भी कोई हमें सोल्यूशन नजर नहीं आता। जब हमें पानी का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो ग्राउंड तो बिल्कुल एक ऐसा मामला है कि वो तो एक समझ ले एक लेविश लाइफ या एक स्टैंडर्ड लाइफ का पार्ट आ गया ना। तो फिर तो हम कहीं लाई नहीं करते। हमें कैसे कहें कि हम किस तरीके से भी कह सकते हैं कि हम अपने यहाँ जो है वो सिस्टम को वापस ला सकते हैं, वो वाला दौर वापस ला सकते हैं कि बच्चा जो है वो खेल रहा होगा। सबसे बड़ी बात, अगर ये बातें इंश्योर कर दी जाएं तब भी आज के माँ बाप अपने बच्चे को घर से बाहर निकालने पर तैयार नहीं है, क्योंकि बच्चे किडनैप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं,
माहौल में तब्दीली आ गई है ना। पहले ये होता था कि पेरेंट्स बच्चों को बोल देते थे कि भाई मगरिब से पहले आपको घर आना है, और हालात बिल्कुल सेट होते थे, मोहल्ले के लोग भी नजर रख रहे होते थे बच्चे के ऊपर कि भाई ये बच्चा इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो लोगों को अपने माँ बाप का डर नहीं होता था, पूरे इलाके का डर होता था कि लोग आके बोल देते थे कि भाई आपका बच्चा यहाँ गया था, आपका बच्चा वहां गया था। लेकिन अब वही वाली बात है, तो निजाम ही डिफरेंट हो गया। कहूंगा कि हम लोग तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस निजाम को छोड़ चुके हैं। बहुत सी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसकी खास वजह यही है कि वो जो हमारे एक सोसाइटी वाला सिस्टम होता था, एक मोहल्लेदारी वाला सिस्टम होता था, वो सिस्टम खत्म हो गया। क्योंकि अगर मोहल्ले के 10 बच्चे खेल रहे हैं और पूरे मोहल्ले का कोई एक बड़ा शख्स उस गली में बैठा है तो उन 10 बच्चों की निगरानी करता था, इससे भलाई था कि वो बच्चा किस घर से ताल्लुक रखता है। क्योंकि उस जमाने में वो जो एक सोसाइटी का किरदार था, जो साथ मिलकर रहने का हिसाब था, वो ऐसा था कि उसमें मैं दूसरे के बच्चे को भी अपना बच्चा समझता था। आज तो हम अपने सगे भाई के बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझ सकते अनफॉर्चुनेटली। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे चंद स्टेप्स में, चंद लाइनों में बताएं कि जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं वो किस डायरेक्शन में होने चाहिए, क्या होने चाहिए, तो आप वो मखसूस पॉइंट्स क्या देना चाहिए? सबसे पहले हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी उन जगहों पर जहाँ पे बच्चे जो हैं पढ़ नहीं रहे, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, जिन इलाकों में जो कि आप कह लें मज़ाफ़ाती इलाके हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत टैलेंट मौजूद है। क्योंकि इससे पहले अगर आप पुराने वक्तों की बात देख लें तो ऐसी ऐसी जगहों से निकले हैं लोग जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो ऐसे ही निकले हैं, निचले लेवल से निकले हैं। तो वहाँ पर जाके अवेयरनेस दें, मोटिवेशन सेशंस होने चाहिए वहाँ पे जाके कि उनको बताया जाए, क्योंकि वो गिव अप किए हुए कहते हैं नहीं पढ़ाना ही नहीं है बच्चों को। तो जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चे को बहुत अच्छी तालीम दे रहा है। मैं यहाँ पर एक सॉरी खता कलामी कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे पढ़ने के बाद, मुझे ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर अपनी अर्निंग का कोई जरिया जो है वो गारंटीड नहीं है, तो फिर आज का जो एक आम इंसान है वो अपने बच्चे को पढ़ाई से हटाकर एक कमाने के उस धंधे में, जिसमें वो खुद ऑलरेडी चल रहा है, उसमें उसको लाने में हक बजाने क्यों नहीं? सर देखिए, अगर यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका एक नाम है माशरे में कि वहाँ पे वाकई में पढ़ाई होती है, तो वो इतने लेवल की यूनिवर्सिटी है उसके पाकिस्तान के बाहर भी उसकी वैल्यू है उनकी। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है कि सबको पता है कि यार ये बिल्कुल लो कैटेगरी यूनिवर्सिटी है, इसकी इतनी वैल्यू भी नहीं है, यहाँ से करना MBA या BBA करने से कोई वर्थ नहीं है। अच्छा, जो मेरिट का, बिल्कुल आपने अच्छी बात की, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो मेरिट का बाज़ औक़ात जो एक प्रॉब्लम है कि पहले ज़माने में एक लेवल होता था कि ठीक है जी, इंजीनियर और डॉक्टर्स जो बनेंगे वो एक टॉप की, जो A ग्रेड की भी जो टॉप होती है, यानी जो क्रीम होती है, सिर्फ उसको वो एडमिशन्स मिला करते थे। और जाहिर है कि जो लोग कैपेबल होते थे, जिनके अंदर वो क्वालिटी होती थी कि वो वाकई पढ़ने वाले हैं, वही इंजीनियर और डॉक्टर बना करते थे। लेकिन आज जब हम C ग्रेड के स्टूडेंट को भी और शायद D ग्रेड वाले को भी अगर हम इंजीनियरिंग में ले आएंगे, मैं एक मोहतात अंदाजे से बात कर रहा हूँ, वैसे तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उस बात को बहुत इंश्योर करते हैं कि यूनिवर्सिटी में ऐसा ना हो कि एक ख़ास लेवल से नीचे के स्टूडेंट्स को लिया जाए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहीं और से कोई कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है जो कि किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हुई है, और लोग सिर्फ उस डिग्री को लेने के लिए कोई नहीं देखते कि हमारे बच्चे में ये सलाहियत है या नहीं है। वो कहते हैं ठीक है जी, क्योंकि इंजीनियरिंग की उसको कैप पहननी है, लिहाजा वो उसको एडमिशन वहाँ दिला देते हैं। तो क्या इसका भी कोई किरदार है? सर तो फिर उसका हल यह आता है कि जो आप आए दिन सुनते हैं गलत इंजेक्शन लग गया या कोई पुल गुरी है, तो फिर उसका फिर यही एक हल होगा। अनफॉर्चुनेट ये उसका खमियाजा है जो हम भुगतते हैं। क्योंकि देखिए, पूरी दुनिया में एक ये लेवल होता है कि जो टॉप बेस्ट होते हैं, आप देखेंगे जैसे IBA के अंदर जब बच्चा जाता है MBA करने के लिए, जब वो अपने लास्ट सेमेस्टर होता है तो उसके पास जॉब्स की ऑफर आना शुरू हो जाती है। एक क्रीम होती है, IBA से करके निकलता है तो ज्यादातर बाहर भी जॉब्स लग जाती है। तो भाई बाहर भी ममालिक में उसको बुलाते हैं जो टॉप लेवल का है। तो जब टॉप लेवल के लोगों को सिलेक्शन हर जगह पे हर दुनिया में हो रही है, तो हम क्यों ना करें? अच्छा इमरान साहब, क्या हम बच्चों को तालीम की तरफ लाने के लिए कोई खास, मैं अगर फर्ज कीजिए कि मैं ये चाहूँ कि मैं अपने आसपास अपनी सोसाइटी में, मैं पूरे मुल्क के लेवल की या प्रोविंस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं कोई खैर ख्वाह हूँ पाकिस्तान का और मैं चाहता हूँ
कि मैं अपने बच्चे जो हैं उनको मैं पढ़ाई की तरफ, तालीम की तरफ राग़िब करूँ, तो कोई स्पेशल टैक्टिक्स हैं, कोई स्पेशल ऐसी एडवाइसेस हैं जो मैं अपने बच्चों को दूँ अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में, कि बच्चे जो पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन हो, राग़िब हो? देखिए, उसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस सेशन तो होते हैं बच्चों के। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ऐड करूँगा कि पेरेंट्स के अवेयरनेस सेशन होना चाहिए। ठीक है। उसकी वजूहात ये होती है कि देखिए, मैं छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। पहले ज़माने में कॉन्सेप्ट था कि भाई आप इंटर साइंस से करना है बस, चाहे आगे आप कॉमर्स ले लो या चाहे आप आगे आर्ट्स में चले हो, चाहे आप आगे कंप्यूटर की फील्ड में चले हो। ये मेरे ज़माने में मैं सुनता था 20-25 साल पहले, ये सुनता था जब मैं पढ़ रहा था। आज भी वालिदैन का कॉन्सेप्ट यही है कि भाई इंजीनियरिंग से एंटर कराना है, और बाद में वो फिर बीकॉम करा रहे हैं, अगर होते हैं कॉमर्स की फील्ड में लेकर आ रहे हैं बीकॉम बीबीए सीए की तरफ, तो वो फिर बच्चों को अपने कॉमर्स दिला देते हैं। अब यहाँ पे अवेयरनेस अगर पेरेंट्स को दें कि भाई आपको बच्चे को अगर इंजीनियर बनाना है तो आप साइंस की फील्ड में चले देंगे, अगर आपको मेडिकल की तरफ लेके जाना है तो आप मेडिकल में भी साइंस की तरफ चलने देंगे। क्या ये फैसला पेरेंट्स पे छोड़ना चाहिए कि पेरेंट्स ये डिसाइड करेंगे कि बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, या बच्चे से बच्चे भी डिसाइड करना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स जबरदस्ती कर देते हैं बच्चे के ऊपर। अब जैसे मैंने, आप बहुत से लोग होते हैं, देखिए हर बंदा अगर डॉक्टर बन जाए, हर बंदा अगर इंजीनियर बन जाए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बनेगा? ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बनेगा, या जो दूसरी फील्ड है हमारी उस तरफ कौन जाएगा? और फिर बच्चे के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। जिस जमाने में मैंने कॉमर्स ली थी, उस जमाने में कॉमर्स जिसको मिलती थी उसके पेरेंट्स मुंह छुपा के फिर होते थे। कॉमर्स लेने का मकसद ये होता था कि बच्चा डफर है। A1 ग्रेड लेने के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो मैंने उस वक्त ली थी कॉमर्स ली थी। तो मैंने अपने वालिद ने पूछा क्या लेना है, मैंने कॉमर्स लेनी है। तो जब मेरे वालिद ने मुझे कॉमर्स दिलाई, तो मेरे नाना कह रहे हैं यार ये बेवकूफ आदमी है, मेरे दादा कह रहे हैं यार ये तो बच्चे को इस तरह जाया कर दिया। स्टैंडर्ड हमने तय कर लिया था सिर्फ इंजीनियरिंग या डॉक्टरी जो है वही है, उसके अलावा अब वालिद ने मेरे ये पूछा तो मैंने उनको बता दिया कि भाई मेरे रुझान जो है वो कॉमर्स की तरफ है, तो उसको कॉमर्स लेना बुरी चीज समझा दीजिए। लेकिन आज अगर आप उठा के देखें 20-25 साल बाद, तो कॉमर्स जो है इस वक्त सबसे ज्यादा बच्चे कॉमर्स की फील्ड में एडमिशन लेते हैं, मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग से भी ज्यादा। ये मैं आपको पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान का बता रहा हूँ कि इस वक्त जो कॉमर्स के एडमिशन है सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा सीटें भी कॉमर्स की हैं, उसके बाद आपका प्री इंजीनियरिंग आता है, फिर प्री मेडिकल आता है, फिर आर्ट्स आता है, सबसे लास्ट में कंप्यूटर साइंस आता है। बहुत शुक्रिया इमरान खालिद साहब, बहुत अच्छी इंसाइट्स आपने शेयर की। नाज़रीन, अगर मुझसे एक राय ली जाए कि तालीम को आम करने के लिए, या बल्कि मैं और थोड़ा सा और इसको फिल्टर कर लेता हूँ कि अच्छे पढ़े लिखे बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए, मुआशरे में लाने के लिए क्या इनिशियल स्टेप हमें लेना होगा, तो जो सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं उनके लिए मैं खास तौर पे कहूँगा कि अपने बच्चे को 4 साल की उम्र से पहले स्कूल में दाखिल ना करें। बल्कि अगर हम लोगों से बात करें तो लोगों ने शायद इंजीनियरिंग में भी कुछ खास डिसिप्लिन को चूज़ किया हुआ है कि हाँ जी इंजीनियरिंग भी इसमें होगी तो कामयाब है, अदरवाइज नहीं है। जबकि बेशक जो इंसान के नसीब में वो 100 पहाड़ों के नीचे मिलता है, इस पर ईमान रखना है और अल्लाह के निज़ाम से टक्कर नहीं लेनी है। बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक पढ़ाइए। बाकी चीज़ें जब वो इंटरेस्ट से पढ़ेगा, जब वो स्किल्ड हो जाएगा, आपने वो इंजीनियर बने ना बने, वो डॉक्टर बने ना बने, आपने इस पर जोर नहीं देना है। आपने जोर इस बात पे देना है कि वो स्किल्ड हो इन एनी फील्ड, इन एनी डोमेन। अगर वो स्किल्ड होगा तो वो इंशाल्लाह कभी भूखा नहीं रहेगा। और भूखा रहने की तो जब हम बात करते हैं तो फिर वो तो अल्लाह ने वादा किया कि मैं किसी को भूखा ना सुनाऊंगा। तो फिर ये तो हमारे ईमान की, मैं क्या कहूँ कि शायद हमारी ईमान की कमजोरी है, जिसको हमें यकीनन पहली फुर्सत में ओवरकम करना होगा कि कुछ मामला हैं जो किस्मत पर, नसीब पर और अल्लाह ताला पर छोड़ने हैं। लेकिन ये सोच लेना कि मेरा बच्चा जल्दी से कमाने लग जाए, और वो जो कमाई और पैसे लाने की जो एक इंटेंशन है हमारी, उसको हमें शायद कहीं छोड़ना होगा। और अपने आस पास में, आस पड़ोस में जो लोग पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, उनकी भी हम पॉजिटिव वे में काउंसलिंग करें कि पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है, जिंदगी के लिए क्यों जरूर, सिर्फ कमाने के लिए ही नहीं, आप अच्छे तरीके से उठ बैठ सके, जिंदगी गुजार सकें, ये भी आपको तालीम ही सिखाती है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुआशरे में बच्चों में तालीम हासिल करने की जो एक ख्वाहिश है उसको फिर से उसी तरह जगह दे, जैसा कि अगर हम आज से 20-25 साल पीछे जाते हैं तो लोगों में किताबें पढ़ने का शौक हुआ करता था। आज हम किताबों से दूर हटते जा रहे हैं। भले हम किताब ना पढ़ें, हम इंटरनेट के थ्रू पढ़ें, बट पढ़ें और तालीम हासिल करें। काजी नोमान मुजाहिद को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।